एक सवाल बहुत आता है कि आपको कब पता चला कि आप एक ट्रांसमैन हैं। मैं एक ट्रांसमैन हूँ। पहली जॉब वैसी थी मेरी, और मेरे को जो जॉब की खासा ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को पता चल चुका था कि ऐसा कुछ ट्रांजिशन होता है। पता मेरे को कैसे चला था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की अपनी सुबह हुई है जोधपुर में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जोधपुर का वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेस। बिगेस्ट तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ों में से एक ज़रूर है। आज मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कभी सपना होता था कि मैं जिस भी शहर में जाऊँ वहाँ के बेस्ट होटल में रुकूँ और बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ रुकूँ। और आज जब ये सपना पूरा होता दिखाई देता है तो लगता है कि कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं किया जा सकता। आइए थोड़ा सा मैं आपको होटल दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ये बाहर से इसका नज़ारा है। और ये सामने से एकदम इसकी एंट्रेंस है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ। मैंने आज तक ज़्यादा बात नहीं की अपने बारे में। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं हूँ बहादुरगढ़ हरियाणा से। मतलब हरियाणा का एक छोटा सा शहर है, उसमें एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। पढ़ाई मैंने बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस से। 2020 से मैं जॉब कर रहा हूँ और उसके अलावा बहुत सारे काम करता हूँ। बताता हूँ धीरे धीरे उनके बारे में भी, लेकिन पहले बताता हूँ अपने बर्थ से। मतलब जब मेरा जन्म हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो मेरा बर्थडे जो है वो 18 अगस्त को आता है। और मेरा जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ था, एक छोटे से गांव के छोटे से परिवार में। और मेरा जो नंबर था जन्म का वो था 3रा। मतलब आई वॉज़ द 3rd गर्ल चाइल्ड इन माई फैमिली। तो बचपन से ही वो चीज़ थी कि पहले तो हरियाणा में लड़की होना पाप है, और ऊपर से तीसरी लड़की होना तो बहुत बड़ा पाप है, राइट। तो पहले तो वो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी बचपन से ही कि क्यों पैदा हुए तुम, इसी घर में क्यों हुए। बाहर वाले लोग ज़्यादा बोलते थे, घर वालों ने तो कभी मेरे को नहीं बोला, लेकिन बाहर वाले जो होते हैं वो ज़रूर आपको इस चीज़ का एहसास करवाते हैं कि आप पैदा ही क्यों हुए। और होना था तो कहीं ऐसी जगह होते जहाँ लड़की की ज़रूरत थी। अब वो तो हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट। अब उनको थोड़ी पता था कि अब ये जो तुम बातें बोलते हो ये इस बच्चे के दिमाग पे भी असर डालती है। अगर आप भी किसी के बच्चे को ऐसा कुछ बोलते हो तो प्लीज़ बोलना बंद कर दीजिए। ये बातें सारी ज़िंदगी नहीं भूली जाती और हमेशा याद रहता है कि किसने क्या बोला था। खैर उसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं कि बचपन से ही मतलब वो एक क्या बोलते हैं उसको, अपने लिए लड़ने की आदत सी हो गई थी कि क्यों हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, हर चीज़ का जवाब देना। और फिर लगता था कि शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं लड़की के शरीर में पैदा हुआ, ये मेरी ही गलती है और इसको कैसे ठीक किया जाए। अब उसको तो बदला नहीं जा सकता, जब तो ये ऑप्शन पता ही नहीं था। लेकिन उस टाइम ये होता था कि भगवान से एक भाई मांग लो, भाई मांग लो, बस यही एक सॉल्यूशन है कि अगर एक लड़का हो जाएगा तो ही सब ठीक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और उस टाइम पे ऐसा भगवान से प्रे करता था कि मेरा एक छोटा भाई हो, और हुआ भी। मेरा एक छोटा भाई है, मेरे से 3 साल छोटा है वो, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरा भाई है, हमेशा मेरा साथ देता है। लेकिन वही बात कि उससे मैं कौन हूँ ये नहीं बदल जाता, राइट।
धीरे धीरे बचपन से ही मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो आदतों का पता चलता जाता है कि हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है। अच्छा, ये एक सवाल बहुत आता है कि आपको कब पता चला कि आप एक ट्रांस मैन हैं। मैं एक ट्रांस मैन हूँ, जैसे कि मैंने शुरू वाली वीडियोज़ में बताया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो सबका ये सवाल होता है कि आपको कैसे पता कि आपको ये वाली फीलिंग्स है। सबसे क्लियर बात बता दूं कि इसका ना कोई डेट होता है, ना कोई टाइम होता है, ना कोई उम्र होती है जब आपको ये पता चले कि आप ट्रांस हैं, आप गे हैं, आप बाइसेक्सुअल हैं, आप कौन हैं। ये समय के साथ ही आपको एहसास होता जाता है। इसका एक पर्टिकुलर मुहूर्त नहीं होता कि आप इस मुहूर्त में आपको ये पता चल जाएगा या आप अनाउंस कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारे केस में भी ऐसा सेम ही होता है कि बचपन से आदतें जो हैं वो इसी तरीके की होती हैं कि हमें लड़कियों वाले कपड़े पहनने नहीं पसंद, पैंट शर्ट पहनना पसंद है या निक्कर टी शर्ट पहनना पसंद है या शॉर्ट्स पहनना पसंद है, जैसे भी आप उनको बुलाते हैं। और वही शौक़ जो है वो बड़े होते अलग चीज़ों में पता लगने लग जाता है। फिर आप थोड़े से बड़े होते आपको पता चलता है कि आपको किस तरीके के गेम्स खेलना पसंद है। जैसे मेरे को हमेशा से क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, वो भी सोसाइटी की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा। वो लोग बहुत परेशान करते थे कि अकेली लड़की जो है वो लड़कों के बीच में खेलती है, या मेरे भाई को परेशान करते थे कि तेरी बहन जो है वो इतने लड़कों के बीच में अकेली खेलती है। ये नहीं देखते थे कि कोई हरा नहीं पाता था, वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ अलग काम करें ज़िंदगी में। तो इतनी बड़ी चीज़ ट्रांजिशन तो वो कैसे ही बर्दाश्त करेंगे, राइट। आप लोगों को लगता है कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, बाहर वाले नहीं मान रहे, वो कभी नहीं मानेंगे, आपको मनाने पड़ेंगे, या फिर आपको अपने फ़ैसले पे इतना ज़्यादा अडिग होना पड़ेगा कि मैंने सोच लिया यही करना है तो यही करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आपको खुद से आके ये नहीं बोलेगा कि हाँ बेटा तू जाके ये करवा ले, तेरा मन है तो तू ये कर ले, ऐसा कोई नहीं बोलता। सब आपको एडजस्ट करना ही सिखाते हैं। खैर छोड़िए, आगे बढ़ता हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह मेरे को ऐसे लड़कों की तरह रहना ही पसंद था। लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म जो थी वो लड़कियों वाली पहनना मैंडेटरी थी, ऑप्शन नहीं था। तो 10th क्लास तक मैंने पहनी और 10th क्लास में मेरे 94% मार्क्स आए थे। उसके बाद भी मैंने ना मेडिकल लेने का सोचा, ना नॉन मेडिकल लेने का सोचा। मेरे को एक ही तरीका पता था कि इस यूनिफॉर्म को स्किप करने का एक ही ऑप्शन है कि स्कूल ही स्किप कर दो। मैं 10th के बाद स्कूल जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं परेशान हो गया था उस चीज़ से, और ना मैं किसी को बताता था ज़्यादा अपने मन की बातें कि मेरे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब वो यूनिफॉर्म स्किप करने का ऑप्शन तो है, लेकिन पढ़ाई स्किप करने का ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि उसके बिना तो जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अब पढ़ाई पूरी कैसे करी जाए, तो मैंने डिप्लोमा का एक डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट होता था जिससे आपका पॉलीटेक्निक में एडमिशन हो जाता था, वो दिया। 2012 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। आई वॉज़ 15, जब मैं 15 साल का था तो मैं कॉलेज जाने लगा था। पॉलीटेक्निक कर ली थी मैंने। 2012 से 2015 तक पॉलीटेक्निक की। उसके बाद 2015 से 2018 तक बीटेक की। मैंने कभी लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहने इस फेज़ में। मेरे कॉलेज की ड्रेस भी पैंट शर्ट होती थी, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट होती थी, और मेरे को बहुत पसंद थी। ऐसे सर्दियों में ब्लेज़र वगैरह पहन के जाओ पूरा, और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें स्कर्ट या फिर सूट डालने की, ऐसा मैंडेटरी नहीं था। तो दिस वाज द ओनली रीज़न कि मैंने जो है स्कूल है वो स्किप कर दिया था 10th के बाद, कि मेरे को जाना ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई रिग्रेट है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने वही पढ़ाई की उसी टाइम पे पूरी करी जैसे मेरे दोस्तों ने करी, बस मेरा रास्ता अलग था। उन्होंने 12th करके नॉन मेडिकल से और फिर इंजीनियरिंग करी, और मैंने डिप्लोमा करके फिर इंजीनियरिंग करी। तो ऐसी रही मेरी पढ़ाई। और फिर 2015 से 2018 तक मैंने बीटेक की, और 2018 से 2020 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करी। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। मैंने CGL का एग्ज़ाम दिया, मैंने CPO का एग्ज़ाम दिया, मैंने बैंक PO का एग्ज़ाम दिया। कुछ प्री क्लियर हुए, कुछ रह गए, कुछ 1-2 मार्क्स से एग्ज़ाम इधर उधर हुए, बट वही जो चीज़ आपकी किस्मत में होती है वही तो मिलेगी। तो शायद मेरे नसीब में दूसरा कुछ लिखा था, ये सब लिखा था कि अगर मैं सरकारी नौकरी में होता तो शायद मेरे को प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती ट्रांजिशन वगैरह कराने में, क्योंकि उसमें बहुत ऐसा वो लोग ऐसा मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि अगर आपने फ़ीमेल सीट पे आपको जॉब मिली है तो आप मेल ट्रांजिशन नहीं करवा सकते, फिर आपको वो जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं उनके। डिटेल में वीडियो इसके बारे में बाद में बनाऊंगा थोड़ी रिसर्च करके। लेकिन उसके बाद 2020 में मेरी जॉब लग गई थी हैदराबाद में।
वो जो जॉब थी वो मार्च में लगी थी, फ़ेब या मार्च में लगी थी, और मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 23 मार्च थी। लेकिन जिस दिन हैदराबाद जाना था उससे पहले वाले दिन लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, 2020 वाला सबसे पहला लॉकडाउन, के 2 दिन होगा 4 दिन होगा, ऐसे करते करते फ़्लाइट टिकट्स बुक थी। मेरी भी फ़्लाइट टिकट बुक थी, मेरे पापा की, मेरी मम्मी की, सबकी फ़्लाइट टिकट्स बुक थी उस दिन, और उनकी रिटर्न टिकट भी बुक थी। तो उस दिन 5 टिकट कैंसिल करनी पड़ी। बहुत नुकसान हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब मेरे को ये भी डर लग रहा था कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए या मेरी ज्वाइनिंग ही ना हो। पहली जॉब वैसे थी मेरी, और मेरे को तो जॉब की खासा ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को पता चल चुका था कि ऐसा कुछ ट्रांजिशन होता है। पता मेरे को कैसे चला था वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं कभी फिर बताऊंगा। लेकिन मेरे को 2020 में ये चीज़ पता चल चुकी थी, 2019 के लास्ट में पता चली थी कि ये ऐसा कुछ भी होता है, एक ट्रांजिशन जैसी चीज़ होती है। और 2020 में मैंने जॉब ले ली थी कि बिना पैसे के नहीं होगा, और मैं पैसे किसी से मांगूंगा नहीं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो। ये एक फ़ैसला मैंने उसी दिन ले लिया था जिस दिन मैंने ट्रांजिशन कराने का फ़ैसला लिया था। अब जब जॉब मिल गई, लेकिन अब ज्वाइनिंग हो गया नहीं, ये खतरा बना हुआ था। लेकिन किसी तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हुई 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को मेरी ज्वाइनिंग हुई मेरी कंपनी में। 2 साल तक मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन 1 साल बाद थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन इधर उधर होने लगा था, तो मैंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया था नवंबर 2021 में। 25 नवंबर 2021 को मैंने पहला इंजेक्शन लिया था, टी शॉट लिया था। उससे पहले 1-2 बार साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास जाके मैंने सर्टिफिकेट ले लिया था, GID सर्टिफिकेट ले लिया था। और 25 नवंबर को मैंने पहला टी शॉट ले लिया था अपने सारे टेस्ट वगैरह कराने के बाद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से। अब पहला इंजेक्शन जिस दिन लिया उस दिन बहुत डर लग रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था, और फ़ैसला तो मैंने ले ही लिया था, तो पीछे तो हटने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। अब 2021 25 नवंबर, वो दिन मेरे को याद है, मेट्रो से गया था मैं, बहादुरगढ़ से दिल्ली मेट्रो जाती है, वहाँ गया मैं। और वहाँ जाके मतलब लिटरली पैर काँप रहे थे कि अब यहाँ से वापस मुड़ने का कोई तरीका नहीं है, या तो आर है या पार है। और ऐसी सिचुएशंस में आप जब फ़ैसला लेते हो तो आप सिर्फ अपने लिए फ़ैसला नहीं लेते हो, आप अपने आसपास के बहुत सारे लोगों के लिए फ़ैसला लेते हो। अब ये जो एक दिन था, ये ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पूरे परिवार की, मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों की, और जो मेरे जैसे लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी बदलने वाला था। किसी ना किसी तरीके से सबकी ज़िंदगी पे असर आने वाला था। सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो माँ बाप के ऊपर होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम लगता है। ये भी कभी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि हाउ टू कम आउट, या फिर अपने पेरेंट्स से बात कैसे करें, कैसे मनाएं, कितना टाइम मेरे को लगा था, और माने या नहीं माने, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन 25 नवंबर 2021 फर्स्ट टी शॉट डन। प्रॉपर जगह से लेना, जब भी आप लोग करवाने लगो ट्रांजिशन, प्रॉपर जगह से GID लेना, प्रॉपर जगह से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से अपने टेस्ट करवाना, और उसके बाद ही अपनी हार्मोन थेरेपी शुरू करना। कहीं 100-200-400 रुपये बचाने के चक्कर में अगर किसी ऐसे वैसे के फंस गए तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला है और बहुत मेजर रोल प्ले करता है तुम्हारी लाइफ के बारे में, या लाइफ को लेके, कि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा ट्रांजिशन कैसा होगा। अभी मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, अभी नवंबर में 4 साल हो जाएंगे ट्रांजिशन को। अब लोग पूछते हैं कि ट्रांजिशन की सही एज क्या होती है। ट्रांजिशन की सही एज कुछ नहीं होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि आप कब कर सकते हो और कब नहीं कर सकते। सबसे पहला रूल, अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आपको अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। डॉक्टर ऐसे बिना आपके पेरेंट्स के कंसेंट के आपको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। मोस्टली इंडिया में 19-20 साल तक भी पूछ लेते हैं। अगर आप 21 के आसपास हो जाते हैं तो वो आपसे बस पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको मतलब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप उनको सच भी बता सकते हैं, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि इस केस में पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते तो वो उसके बाद उनका कंसेंट मांगते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास भी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भी। उसके बिना आप ये ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लोग पूछते हैं कि कब करना चाहिए। मेरी जो सलाह है उनको, या सजेशन है पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करे बिना
या जॉब लगे बिना इस फैसले को ना लें, क्योंकि एक दिन का खर्चा तो है नहीं कि आप किसी से मांग के करवा लोगे फिर आप उसको सारी ज़िंदगी देते रहोगे। नहीं, सारी ज़िंदगी का खर्चा है, सारी ज़िंदगी आपको इंजेक्शन्स लेने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर 2 महीने में एक बार, लेकिन लेते रहने पड़ेंगे। और सर्जरीज़ जो है वो टाइम टू टाइम होती रहेंगी, मतलब बहुत सारी सर्जरीज़ होती हैं, पड़ाव होते हैं, उसके भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसकी वीडियो एक दिन अलग से बनाऊंगा कि सर्जरीज़ और मतलब ट्रांजिशन का पूरा प्रोसेस जो है वो क्या रहा। उसके बाद 2021 में जैसे मैंने बताया कि जॉब लग गई थी 2020 में, 21 में ट्रांजिशन शुरू किया, 22 में भी मैं मतलब मेरी जो ट्रांजिशन का मतलब वो था पेस जो था वो थोड़ा स्लो था, क्योंकि मैंने डोज कम रखी थी, क्योंकि मेरे को घर पे रहना था और ये बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे आपकी आवाज़ चेंज होने लगती है, आपके फेशियल हेयर आने लगते हैं, आपकी बॉडी चेंज होने लगती है, तो उसमें एकदम से अगर आप ज़्यादा चेंजेस लाते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी रहता है और फिर एकदम से घर वालों के लिए भी शॉकिंग रहता है। इसके बाद 2022 में मैं हैदराबाद चला गया था। 2022 मार्च अप्रैल के आसपास मैं हैदराबाद चला गया था और हैदराबाद जाने के बाद आई कंटिन्यूड माई ट्रांजिशन इन सेम पेस, उसी स्पीड से मैंने आगे बढ़ाया, कोई जल्दबाजी तो मेरे को नहीं थी। उसके बाद मैंने अपनी सर्जरीज़ करवाई हैदराबाद जाने के बाद ही, और उसके बाद मतलब मेरी जॉब में कभी कोई इशू आया नहीं। मेरी कंपनी जो थी वो बहुत सपोर्टिव रही है शुरू से ही, मतलब स्टार्टिंग में जब मेरा नाम भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं हुआ था उस टाइम भी उन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं कहा। दे ऑलवेज़ एक्सेप्टेड मी द वे आई वांटेड टू। उन्होंने वही नाम यूज़ किया जो मेरे को करवाना था। बहुत अच्छी कंपनी थी मेरी, हर चीज़ के मामले में बहुत अच्छा साथ देती है मेरी कंपनी। और ट्रांजिशन शुरू होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो आपको बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आती है, एयरपोर्ट पे, जॉब में, बाकी कई जगह जहाँ भी पब्लिक आईडी मांगी जाती है, क्योंकि वो लोग यकीन नहीं कर पाते और बहुत मुश्किल होता है। फिर वो आपको ऐसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं, ये लड़का है या लड़की है। एयरपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी अपना आधार कार्ड चेंज करवा लिया था। हैदराबाद आते ही मैंने पहले काम ये किया था कि मैंने अपना आधार कार्ड चेंज करवा लिया था। और आधार कार्ड चेंज होने के बाद और आपके पास जब सर्जरी सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद ये इजी हो जाता है कि आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी चेंज करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट चेंज करवाने का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है, एक दिन में सारे नहीं होते हैं। एक प्रोसेस बनाया था बीच में इन लोगों ने कि आप ऐसा डीएम ऑफिस या कहीं जाएंगे और आप अपना जीआईडी लेटर और वो सब सबमिट करेंगे, और ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, और एक और होता है ट्रांस आईडी, और एक चीज़ और होती है, एक सर्टिफिकेट और होता है ट्रांस से रिलेटेड ही जो गवर्नमेंट आपको देती है, और आप वो सबमिट करेंगे और गवर्नमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा के दे देगी। लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि आज तक उस प्रोसेस से किसी भी भाई का ऐसे डॉक्यूमेंट्स चेंज हुए हों, या मैंने तो ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता इतनी ईजीली अपने यहाँ काम होते नहीं हैं। तो उसके बाद जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने पड़ेंगे, फिर आपको अपनी कंपनी में या जहाँ भी आप जॉब करते हो वहाँ उनको सबमिट करने पड़ेंगे कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और ऐसे ऐसे अपडेटेड है। अभी ये तो थी जर्नी पूरी अभी तक की 2024-25 तक की, लेकिन इसके बीच में मैंने बहुत सारे काम भी ट्राई किए जॉब के साथ साथ। सबसे पहले मैंने टी शर्ट प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया। आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे, इंस्टा के चैनल पे मैंने वीडियोस डाली थी बीच बीच में। वो काम अभी थोड़ा पॉज पे है, लेकिन उसको भी कंटिन्यू जल्दी करेंगे। उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेशन किया एंकरिंग का। मैं एक सर्टिफाइड एमसी हूँ, मैंने पुणे से सर्टिफिकेशन किया था इसका, और अभी भी उसकी डेली क्लासेस चलती है। तो मैंने बहुत सारे इवेंट होस्ट किए, हल्दी, मेहंदी, संगीत, कॉरपोरेट इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट, बहुत सारे इवेंट मैंने होस्ट किए। इसके अलावा मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनर भी हूँ जो DEI की ट्रेनिंग देता है, जो सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग देता है ग्राउंड लेवल स्टाफ को, वाइट कॉलर स्टाफ को, हर तरीके के स्टाफ को। इसके अलावा मैं एक कीनोट स्पीकर भी हूँ। मैं अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाके लेक्चर देता हूँ, या फिर लोगों को समझाता हूँ, या फिर अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा मैंने ह्यूमन बुक के जैसे भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में पार्टिसिपेट किया है। ह्यूमन बुक क्या होता है, जिसमें आप खुद को एक बुक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक इंसान अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाता है, उसको ह्यूमन बुक कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। इसके अलावा अभी 1 जून 2025 को मैंने अपनी पहली बुक लॉन्च की है, बियॉन्ड लेबल्स। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अभी जो है वो एक कंपनी स्टार्ट की है
पारस फैक्टर के नाम से, जो LGBTQIA कम्युनिटी के लिए स्पेशली है। उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिसमें से ग्रुप काउंसलिंग है, 1-to-1 काउंसलिंग है। अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट द पारस फैक्टर के ऊपर जाके और वहाँ साइन अप कर सकते हैं या इंक्वायरी डाल सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपकी एक कॉल शेड्यूल कर दी जाएगी, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर, जैसे भी आपको चाहिएगा, स्लॉट मिल जाएगा आपको। और अगर आप कोई कंपनी है, अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई छोटी कंपनी है, लेकिन आप चाहते हैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करना, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी डालिए। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी और आगे का डिस्कशन हम उसके बाद करेंगे। इसके अलावा एक कंपनी जो है हमारी हैदराबाद में, वो है इवेंट्स की कंपनी, जिसका नाम है VNP इवेंट्स एंड एंकरिंग सर्विसेज। ये इस कंपनी का काम क्या है कि अगर आपका कोई भी इवेंट है हैदराबाद में, A to Z ऑल सर्विसेज वी प्रोवाइड। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपके घर में बर्थडे पार्टी और आपका बजट 1 लाख रुपए का है, तो आप हमें डायरेक्ट वो ऑर्डर दे सकते हैं कि मेरा बजट 1 लाख रुपए का है और मेरे को ये चीज़ें चाहिए, हमें डेकोरेशन चाहिए, ये वाली डेकोरेशन चाहिए, हमें कोल्ड फायर चाहिए, हमें एंट्री व्हीकल चाहिए, हमें ऐसा कैटरिंग चाहिए, हमें ये आइटम चाहिए। सारी चीज़ें हम आपको करके देंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना है कि आपका बजट कितना है और लोकेशन क्या है, वेन्यू क्या है। ये सारी चीज़ें मैं अभी के टाइम में कर रहा हूँ। बाकी जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है। और उसके अलावा आज मैं जयपुर में, कल मैं जयपुर में था, आज मैं जोधपुर में हूँ, क्योंकि हमारे इवेंट्स थे। कल जयपुर में था, आज जोधपुर में, और कल शायद उदयपुर में होगा। वो मैं आपको वीडियो बाद में बना के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए यही मेरे को याद आ रहा है और इतना ही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि कोई पॉइंट मिस ना किया हो। लेकिन अगर आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं आप, पारस जी वत्स के नाम से या फिर द पारस फैक्टर के नाम से। 2 चैनल है मेरे इंस्टा पे, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको आगे आने वाली वीडियोज़ देखनी है और मेरी जर्नी के बारे में जानना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।